क्या नाम रखा था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। समझ में आया? अब प्रियम्बल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। प्रियम्बल को कहते हैं होरोस्कोप, भारत का भविष्य, होरोस्कोप ऑफ इंडिया। ये किसने बोला था? के एम मुंशी ने, के एम मुंशी ने, नंबर 1। नंबर 2, प्रियम्बल को बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हार्ट एंड सोल पूछा, ध्यान से समझना, हार्ट एंड सोल पूछा तो आपका आंसर बन जाएगा आर्टिकल 32। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वाला। लेकिन यहां पे सोल वर्ड यूज किया गया है। सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला गया? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को बोला गया था ठाकुर दास भार्गव जी ने, ठाकुर दास भार्गव जी ने। और प्रियम्बल को होरोस्कोप, सोल, और प्रियम्बल को बोला था, और क्या बोला था? होरोस्कोप हो गया, सोल हो गया, आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ये किसने बोला था? एन के पालकीवाला, एन के पालकीवाला जी ने बोला था। और की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट किसने बोला था? की नोट बोला था अर्न्स्ट बार्कर, अर्न्स्ट बार्कर ने बोला था। समझ में आया? हाँ जी। प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। समझ में आया? तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? 1। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पीकर ऑफ द, यार स्पीकर न्यूज में बहुत है, मैं अब तुम्हें बता दूं कि स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब जो गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट चल रही है, तो स्पीकर के ऊपर आने क्वेश्चन बनते हैं इस एग्जाम में, क्योंकि स्पीकर देखा होगा आप लोगों ने पार्लियामेंट में, अरे तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, पहले नहीं चलता था, क्योंकि पहले मतलब चलता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट दबाव बनाती है, रनिंग गवर्नमेंट जो है आपकी वो भी मिलीजुली सरकार है, तो ऑब्वियसली बात है धक्का मुक्की तो चलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के ऊपर। बताइए जी। स्पीकर ऑफ द लोकसभा के रिगार्डिंग इसमें स्टेटमेंट बताओ फटाफट से, क्या आंसर बनेगा। मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट तैयार करी गई थी वो 1921 में ही तैयार करी गई थी, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग ही तैयार करी गई थी। ये मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या ऑप्शन सही बनेगा। कर लिया, लगा लिया दिमाग पूरा, लगा लो जितना दिमाग लगाना है, फिर मेरी बात सुनना ढंग से जी। तो पहला पॉइंट देखिए, द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहली बात तो स्पीकर का कोई इलेक्शन जो होता है, स्पीकर जो है एक अलग चीज है। मान के चलिए अब मैं यहां पे नॉर्मल एक मेंबर हूं, आई एम द मेंबर ऑफ स्टडी IQ। ठीक है, नाउ अब मेरे पास चार्ज क्या है? टीचर का, यहां पे आ गया, मैं सामने बैठा हूं, तो आई एम द स्पीकर। सो दैट मीन्स जो मेंबर ऑफ स्टडी IQ है वो स्पीकर भी है ना? यस, तो बंदा तो सेम ही है, एक ही बंदा सेम है। तो मेरा जो इलेक्शन हुआ था, अब MP की तरफ चलते हैं। मेरा जो मतलब मुझे MP इलेक्ट किया गया था वो लोगों ने किया था, तो स्पीकर तो मैं बाद में बनाऊं, अंदर आके बनाऊं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए बैठे लोकसभा में, उसके बाद मैं स्पीकर बनाऊं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना था, लेकिन स्पीकर का इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करेंगे। इलेक्शन जो ये जो स्पीकर का इलेक्शन होगा वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट नहीं किया जाएगा, वो कंडक्ट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति घोषित करते हैं, प्रेसिडेंट घोषित करते हैं। समझ में आया? सो फर्स्ट ऑप्शन जो हो गया वो रॉन्ग हो जाता है। जब पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है, अब एक चीज समझो, यहां पे जब पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, यहां पे आपको शायद कितने दिख रहे हैं ऑप्शन? 2 दिख रहे हैं, बट मैं आपको तीसरा चौथा डाल देता हूं, बता देता हूं क्या है। तीसरा चौथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ओनली, 1 and 3, 1 ओनली। यहां पे थर्ड ऑप्शन है 1 ओनली, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है 2 and 3 ओनली।
अगर तुम्हें दिख नहीं रहे बट मैंने तुम्हें लिख दिए यहां पे। अब जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो भाई तुम बी ऑप्शन तो काट दो, सी ऑप्शन भी काट दो, तो ऑप्शन क्या रह गया, या तो ए ऑप्शन बनेगा या फोर्थ ऑप्शन बनेगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ये एलिमिनेशन मेथड्स होते हैं एग्जाम में, इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, कभी कभी काम आ जाते हैं, ये कभी नहीं मैक्सिमम टाइम काम आ जाते हैं। दूसरा देखिए जी यहां पे, स्पीकर ऑन एज्यूमिंग हिज ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एंड सब्सक्राइब ओथ और अफर्मेशन। देखो स्पीकर को अलग से शपथ नहीं दिलाई जाएगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शपथ दिलाई जाती है, ना कि स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है, अलग से कोई शपथ नहीं है उसकी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इज नॉट रिक्वायर्ड, यहां पे कोई जरूरत नहीं है भाई उसको अलग से शपथ दिलाने की ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसको जो शपथ दिलाई है भाई उसने अलग से दिलाई हुई है एमपी की। पॉइंट समझ में आया? तो वो अलग से कोई शपथ नहीं ले रहा स्पीकर की। ये दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा देखते हैं, स्पीकर डजंट एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है तुम्हें यहां पे। स्पीकर डजंट एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। अरे भाई जब इक्वल हो जाएंगे वोट तो उसकी वोट को तोड़ेगा कौन आके? भाई स्पीकर ही तो तोड़ता है। स्पीकर जो है वो कास्टिंग वोट करता है, तो इसने क्या बोला, डजंट एक्सरसाइज। यहां पे तुम्हें दिमाग ना एग्जामिनर इतना कंफ्यूज करवा लेता है कि अच्छा भाई ढूंढ अब क्या है, क्योंकि वो ऑप्शन क्या डालेगा, मतलब तीनों ऑप्शन में कहीं पे इज डाल देगा, कहीं पे इज नॉट डाल देगा, फिर कहीं पे इज डाल देगा, तो कंफ्यूज हो, अरे यार क्या पूछ रहा है हमसे। तो यही जो बच्चे तुम गलतियां कर रहे हो यहां पे मैं देख रहा हूं, जो सेकंड एंड थर्ड डाल रहे थे भाई, वो यहां पे क्या बोल रहा है कि स्पीकर जो है इक्वालिटी ऑफ वोट्स में वो वोट नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा? करेगा। जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाएंगी तो वो वोट करता है उस चीज को तोड़ने के लिए, पहले इंस्टांस में वो वोट नहीं करता, जब दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी तब जाके वो वोट करता है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा, सेकंड ओनली, सेकंड ओनली, यानी कि ए ऑप्शन। ओए समझ में आया? तो ऊपर पूछ क्या रहा है, वो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अरे मजा मुजा बाद में करना, तुम मजे पेपर वाले ना ले जाए ज्यादा तुम्हारे, यहां पे पढ़ लो, दिमाग लगा लो, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी जितना सब्जेक्ट इजी कोई नहीं है, और पॉलिटी में जितने क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो सकते हैं उस जितने कहीं गलत ही नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें आता आता चीज गलत करवाएगा एग्जामिनर। तो यहां पे क्या बनेगा, सेकंड ओनली, ऑप्शन नंबर ए। चलो ध्यान से समझ के दिमाग लगा के, बताओ अगला क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बताइए जी, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, और उस टाइम पे सबसे ओल्डेस्ट मेंबर दैट वाज सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था असेंबली का, क्योंकि ये सबसे सीनियर थे। फिर 11 दिसंबर को एक प्रेसिडेंट चेंज कर दी गई और परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया, और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब प्रेसिडेंट तो ये थे, और वाइस प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए, ये देश के वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं चल रही, ये चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट की। कॉन्स्टिट्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, दैट वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब ध्यान से समझो, मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान ड्राफ्ट कर दिया, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी, स्पेशल कमेटी बनाई गई थी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल कमेटी बनाई गई थी कि जो भीमराव अंबेडकर की कमेटी ने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है उसको एग्जामिन करना। वो एग्जामिन किसने किया था, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने, यानी कि चेयरपर्सन ये थे, ध्यान से, ठीक है। एंड ऑल्दो ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द
ड्राफ्टिंग कमेटी, समझ में आया। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये यूनेस्को के एम्बेसडर थे, यूनेस्को में एम्बेसडर थे, तो पता होना चाहिए तुम्हें ये, ठीक है। ओके, बढ़े आगे, चलो। पढ़ो ये क्वेश्चन। बताओ फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय, संविधान को अडॉप्ट किसने किया था। सब बच्चों ने आंसर देना है, ये जितने भी बच्चे यहां पे बैठे हैं सब ने आंसर देना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय, जितने बच्चे बैठे हैं सब ने आंसर देना है। अभी भी मतभेद चल रहे हैं, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, अभी भी मतभेद चल रहे हैं अच्छे खासे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 एंड इन्फोर्स्ड, लागू कब किया गया, 26 ऑफ जैन 1950। समझ में आया तुम्हें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गिवन टू, गिवन भाई दिया किसको है, टू द पीपल ऑफ इंडिया। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि लग बहुत इजी रहे होंगे क्वेश्चन और गलत होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से निकाल के चीजें डाली हैं। एनसीईआरटी, ये वर्ड एनसीईआरटी वैसे नहीं लिखा होता यहाँ पे हमारी क्लासेस में। एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी होता है जहाँ से एक एक वर्ड उठा के वहाँ से चीज़ों को पिक करके और प्रॉपर तरीके से जब मैं एक क्वेश्चन अरेंज करता हूँ तो तरीके से अरेंज करता हूँ कि आपकी बत्तियाँ गुल हो जाएं यहाँ से, ठीक है, कि आपको पता लग जाए आप क्या कर रहे हो और पढ़ क्या रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। आओ जी आगे। फाइनल अथॉरिटी फॉर इस्टेब्लिशिंग ए न्यू स्टेट इन इंडिया। हमारे भारत देश में जो नई राज्य बनता है, नया राज्य बनता है, वो कौन बनाता है। आर्टिकल 2 बात कर लो, आर्टिकल 3 बात कर लो, ठीक है। तो सब में ये बात होती है कि भाई संविधान, राज्य बनाने की। तो ये राज्य बनाता कौन है, अल्टीमेटली राज्य बनाता है पार्लियामेंट। बट इस चीज को अप्रूव कौन करता है, अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट। इस चीज को अप्रूव करता है प्रेसिडेंट, लेकिन करता कौन है, इस्टेब्लिश कौन करवाता है, पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब ये होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, बी। एक चीज याद रखना, राज्यों के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है आपको एग्जाम में कि अगर कोई राज्य है, ठीक है, स्टेट है, तो स्टेट को अगर एक बड़ी स्टेट को 2 में कन्वर्ट करना हो, 2 स्टेट्स को जोड़ना हो, ठीक है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी हो, तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेजॉरिटी से ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, कौन सी मेजॉरिटी से। तो देखिए जी, इन चीजों के लिए चाहिए आपको सिंपल मेजॉरिटी। कौन सी, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत, जिसे हम क्या कहते हैं, 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इतने लोगों की मंजूरी आपको चाहिए होती है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, बी। आओ जी आगे। समझ गए ये क्या होने वाला है, ये क्लास हमारी अच्छी जाएगी।
इसका मतलब इसके अच्छे खासे व्यूज जाएंगे बाद में, अभी तो पता नहीं, लेकिन बाद में बहुत अच्छे खासे व्यूज जाएंगे। बताओ जी, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो यार, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस को देखो और आंसर निकाल लो। ऑप्शंस देखो और निकाल लो आंसर। क्या बनेगा देखो, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। भाई इमरजेंसी पावर कहां पे आर्टिकल 78 में आ गई? इमरजेंसी पावर की बात करी जाए, नेशनल इमरजेंसी की बात करूं मैं, ठीक है, तो उसमें 352 में आती है। और कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी की बात करें 356 में आ गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो 360 में आ गया। तो ये हो गया, तो पहला ऑप्शन तो गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं यहां पे, द प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटी रिगार्डिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजंस, पॉलिसीज एंड एक्शन। कि जो प्राइम मिनिस्टर बताता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो भी हमारे देश के अंदर काम चल रहे हैं, पॉलिसीज बन रही हैं, कानून बन रहे हैं, वो टाइम टू टाइम जो प्राइम मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति को बताता रहता है। वो आपका जो है आर्टिकल 78 में है, ठीक है, आर्टिकल 78 में है। तो अब आर्टिकल 78 में है, यस बिल्कुल आर्टिकल 78 में है, तो मतलब सेकंड ओनली। समझ में आया? अब तीसरी बात करते हैं, प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेजेस टू द पार्लियामेंट। देखिए, राष्ट्रपति के पास जो एडवाइस वाला काम होता है ना, वो पार्लियामेंट को देना नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देती है अंडर आर्टिकल 143। तो ये दूर दूर तक ये भी चीज गलत है। प्रेसिडेंट्स पावर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि वो राष्ट्रपति को एडवाइस देते रहते हैं बार बार कि हाँ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, एडवाइस ये कर लो, वो कर लो। वो लिखा होता है आर्टिकल 74 में, वो लिखा होता है आर्टिकल 74 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनना है हमारा? बी ऑप्शन, सेकंड ओनली। समझ में आया? तो यहां पे क्या है? सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, सेकंड एंड फोर्थ में, सेकंड एंड फोर्थ में कंफ्यूज मत हो ना, और टिक कर दो, चाहे गलती से सी ना टिक कर देना यहां पे, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? बी ओनली, यानी कि सेकंड ओनली इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है हैं? वो आजकल नया डायलॉग चलता है ना, लेवल सबके निकलेंगे, निकल रहे हैं तुम्हारे लेवल। बताओ भाई, पॉलिटिकल पार्टीज की जो रिकॉग्निशन होती है वो कौन देता है हमारे भारत देश में? हमारे भारत देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो रिकॉग्निशन होती है वो कौन देता है जी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना कब था? 25 जनवरी 1950। ओके, अब बात यह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके अंदर पहले 1 मेंबर था, फिर बाद में 2 ऐड किए गए, टोटल बन गए कितने? 3, जिसमें क्या बना? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर बने। ये दोनों को ऐड कब किया गया था? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988, जो कि इंप्लीमेंट करी गई थी 1989 में। समझ में आया? और ये अमेंडमेंट ऐड की गई, मतलब इससे 2 मेंबर को और ऐड किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। समझ में आया आपको? ये चीज ध्यान रखना। और इसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी वोटिंग एज है 21 साल से करी गई 18 साल। समझ में आया? 21 साल से 18 साल करी गई सेम अमेंडमेंट से, और वो गिवन है आपका आर्टिकल 326 में, 326 में, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट सुफ्रेज, ये वर्ड से हम जाना जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 324 में इसका गिवन है सारी चीजें। और जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। रिटायरमेंट एज 65 होती है, दोनों में से जो जल्दी हो जाए। राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनने वाला है? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा जितनी मैं बात करता रहता हूं बीच में, देखो भाई देखो, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, थोड़ा सा स्पीड, आंखों को थोड़ा सा जोर जल्दी से दिया करो कि पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग। द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डन बाय, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है यहां पे जी? शाबाश। द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस, अरे भाई प्राइम मिनिस्टर कहां से आ गया? प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस, राष्ट्रपति जो होते हैं वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तब जाके उस जज को अपॉइंट किया जाता है। बिल्कुल सही है, प्राइम मिनिस्टर कंसल्टेशन नहीं, प्रेसिडेंट लॉ कमीशन के थ्रू नहीं। तो ऑप्शन इसमें क्या बन गया जी आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे एक चीज और यहां पे याद रखनी क्या है, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चाहे नॉर्मल जजेस हो, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उसको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट से। लेकिन एक चीज याद रखना, ये मैंने हाई कोर्ट के लिए बात करी है, यहां पे मैंने बात करी है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए। जब हम जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए बात करते हैं तो उसके अंदर जब हम देखो, ये आंसर तो ये सही है, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कंसल्ट जब किया जाता है, राष्ट्रपति जब कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उससे पहले का प्रोसीजर क्या होता है? एक होता है वहां पे कोलिजियम सिस्टम। क्या होता है? कोलिजियम सिस्टम। और इस कोलिजियम सिस्टम के अंदर जो होता है, एक मेंबर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जो होते हैं अदर जजेस होते हैं। समझ में आया कि भाई हम इस जज को अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो इन लोगों के साथ बात करता है, कंसल्ट करता है कि भाई इस बंदे को हम अपॉइंट कर दें। हाँ हो जाती है, कर दो, यस हो जाओ, तो ये पूरा मतलब इसके दिमाग में पूरा आ जाता है कि हाँ हम इसको अपॉइंट करेंगे। तो ये बंदा आगे क्या करता है? राष्ट्रपति को कह देता है हाँ यस कर दो, अपॉइंट कर दो। तो तुम्हें कोलिजियम सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट इज कोलिजियम सिस्टम। यहां पे इंपॉर्टेंट है ये चीज। कोलिजियम सिस्टम में मेंबर कितने होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। स्टेटमेंट है जी आपके और आंसर बताना है कि कौन सा यहां पे सही है, कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है। पढ़ो फटाफट से, ध्यान लगाओ। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस एनी पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे मैं आपको बता दूं 9th शेड्यूल जो है, जिसे हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स के लिए, जमींदारी प्रथा को हटाया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा। लेकिन ये हम बात वैसे पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि कुछ भी अगर संविधान के अंदर चेंजेस करने होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें समझ नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में डाल देते हैं उस चीज़ को, 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, किसी भी चीज़ को 9th शेड्यूल में वो डाल सकती है। पॉइंट समझ में आया? किसी भी चीज को, किसी भी कानून को वो 9th शेड्यूल में डाल सकती है। 100% ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। बट जो हम एग्जाम में देखते हैं ये आता है ये स्टेटमेंट कि भाई ये लैंड रिफॉर्म के लिए था, जमींदारी प्रथा को, ये बिल्कुल सही है। बट ये ध्यान रखना कि किसी भी कानून को 9th शेड्यूल में डाला जा सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नंबर 2, द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it। कहने का मतलब कि किसी भी कानून को जब हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी, कि इस चीज को एग्जामिन नहीं कर सकती और ना ही इसके ऊपर जजमेंट दे सकती है। पहली बात तो भाई कोई भी जो कानून बनाया गया है 9th शेड्यूल के अंतर्गत उस चीज को कर सकती है, मतलब एग्जामिन कर सकती है कोई भी कोर्ट। बट ये स्टेटमेंट एंड वाली ऑप्शन जो है सही है कि बट नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ध्यान से समझो,
कि उस कानून की वैलिडिटी कभी भी एग्जामिन करी जा सकती है, कोई भी देश की कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकती है, बट उसके ऊपर जजमेंट नहीं दे सकती। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। इसमें आधी ऑप्शन सही है, आधा गलत है। तो ध्यान से मैं बार बार कह रहा हूं कि 9th शेड्यूल की वैलिडिटी को किसी भी कोर्ट के द्वारा चेक किया जा सकता है, बट वो कोई जजमेंट नहीं दे सकती। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि यहां पे लिखा होता कैन नॉट बी एग्जामिन्ड, कि वो एग्जामिन नहीं कर सकती। भाई कर सकती है वो। तो ये ऑप्शन जो हो गया गलत हो गया, पहला सही है और दूसरा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया? हाँ जी। अरे सर क्या करा रहे हो सर? सर ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं पेपर में। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोरोग बट कैन नॉट बी डिसॉल्व। प्रोरोग मतलब रोक दिया गया है, सेशन रोक दिया गया है, ठीक है, सेशन रोक दिया गया है, बट कैन नॉट बी डिसॉल्व, भंग नहीं किया, रोका है, भंग नहीं कर सकते। और उस किसको नहीं भंग कर सकते, रोका जा सकता है, सेशन को रोका जा सकता है। एंड दैट इज द बताओ बताओ बताओ। राज्यसभा, बिकॉज राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसके सेशंस ठीक है प्रोरोग कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी डिसॉल्व। इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके मेंबर्स का कार्यकाल 6 इयर्स होता है, जिसमें से 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद जो है उनकी रिटायरमेंट होती है। समझ में आया आप लोगों को? राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, क्योंकि राज्यों का संघ है। और राज्यसभा की जो सीट्स हैं आपकी, वो आपकी दी गई हैं स्केड्यूल 4 में, अनुसूची 4 में, स्केड्यूल 4 में दी गई हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ जी, आओ जी आओ। लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन। आओ जी, बताइए आंसर। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट, मतलब भाई इसमें आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है, कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। ए कैंडिडेट सिक्योरिंग द मेजॉरिटी ऑफ वोट इज नॉट ऑटोमेटिकली इलेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट हैज नो jurisdiction in any doubt or dispute arising in the connection with the election of the president. The presidential election cannot take place when one or more state assemblies stand dissolved, because all the state assemblies form part of the electoral college. The total value of the votes allotted to both houses of the parliament is much more than the total value of the votes of all the states taken together. तो भाई बताओ। कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या लगता है भाई, क्या लगता है? अब देखो समझो थोड़ा सा, लास्ट ऑप्शन से हम बात करते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन से बात करते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स allotted to the both houses of the parliament is much more than the total value of the votes of all the states taken together। ये ऑप्शन गलत है भाई, स्टेट्स के पास ज्यादा होती है, नॉट द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, पहला तो गलत है, अब डी ऑप्शन तो गलत है। तीसरा बात करते हैं,
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस वन और मोर स्टेट्स विद स्टैंड डिसॉल्व, मतलब अगर एक या दो राज्य डिसॉल्व हो रखे हैं तो भाई उनकी सारी, क्योंकि सारी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स की वोट होनी चाहिए। तो अब मुझे एक चीज बताओ भाई, अगर उनकी असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो रिजाइन कर चुके हैं, वहां पे आपका प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, तो मतलब अगर बात करी जाए उस स्टेट की बात करी जाए तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसके कारण जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन रुक जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका जो है गलत है। कौन समझ में आया? ये भी ऑप्शन गलत है। सुप्रीम कोर्ट हैज नो jurisdiction इन एनी डाउट और डिस्प्यूट अराइजिंग इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर डिस्प्यूट आ जाएगा आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग जो है, आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग जो है जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओके, कैंडिडेट सिक्योरिंग द मेजोरिटी ऑफ द वोट्स इज नॉट ऑटोमेटिकली इलेक्टेड। यस, अगर उसके पास मेजोरिटी ऑफ द वोट्स हैं वो इलेक्ट नहीं होगा। उसके पास जो है कैंडिडेट सिक्योरिंग द मेजोरिटी ऑफ द वोट्स इज नॉट ऑटोमेटिकली इलेक्टेड, ये सही ऑप्शन है। कैसे ऑप्शन सही है ये मैं आपको बताता हूं, समझिए थोड़ा सा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये समझिए। अगर तुम लोगों ने मेरी क्लासेस ले रखी हैं, मैंने बहुत सारी थ्योरी क्लासेस यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे मैंने इतनी क्लासेस ले रखी हैं, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि जब भी लेट सपोज कि अगर चार बंदे जो है इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, कि ये चार बंदे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो गए, और मान के चलो 100 लोग हैं भाई, ठीक है, 100 लोगों ने वोट करना है, ये हम नंबर मान के चल रहे हैं। अब इसका मतलब हमारे जब राष्ट्रपति बनेंगे, जीतेंगे, तो उसके पास क्या होना चाहिए? 50% + 1 वोटें होनी चाहिए। समझ में आया? कहने का मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आपका प्रोसीजर है जी हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं, इन 100 लोगों के पास 2 वोट्स होती हैं, फर्स्ट चॉइस एंड सेकंड चॉइस। समझ में आया? पहली चॉइस और सेकंड चॉइस। अब 100 लोगों ने वोट डिस्ट्रीब्यूट करी, क्या डिस्ट्रीब्यूट करी? एक के पास आ गई 30, एक के पास आ गई 35, कितने हो गए? 65 और 15 80, और एक के पास आ गई 20। तो कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग तो बी पर्सन जीत रहा है? नहीं, जब तक ये नहीं बनेगा तब तक जीतेंगे नहीं। पॉइंट समझ में आया? जब तक ये चीज नहीं बनेगी तब तक कोई भी पर्सन जीतेगा नहीं। अब सीन क्या होगा? अब इनमें से हार कौन गया? ये वाला बंदा। तो इनकी सेकंड चॉइस को देखा जाएगा। इसकी सेकंड चॉइस क्या थी? मान के चलो इसकी सेकंड चॉइस जो है 15 में से सेकंड चॉइस 5 इसको आगे, 10 इसको आगे, तो इसका मतलब 35 और 45, और यहां पे कितने रह गए? 20, क्योंकि ये तो बंदा निकल गया बीच में से। समझ में आया? तो अब सीन क्या हुआ? अब तो 45 वाला जीत रहा है, अब भी ये जीतेगा नहीं। क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि भाई कनेक्शन क्या है? 50% + 1। फिर इस बंदे की जो 20 लोगों की सेकंड वोट देखी जाएगी। समझ में आया? सेकंड वोट। अब इन सेकंड वोट में मान के चलो 6 वोटें आ गई इधर, 14 वोटें आ गई इधर, तो इसका मतलब 49 एंड 51। तो कहने का मतलब अब ये जीतेगा। समझ में आया तुम्हें? और ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्ट हो चुके हैं। इज नॉट ऑटोमेटिकली जो है इलेक्टेड, वो ऐसा नहीं केस है। तो यहां पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। आओ जी, ये तो तुम्हें मैंने समझा दिया, ये तो फटाफट आंसर बता दोगे तुम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है? फाइनेंशियल कमेटी, ये तो सारी की सारी फाइनेंशियल कमेटीज है, हमने डिस्कस किया था अभी, तो हम सोचेंगे भी नहीं इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट टू ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, देन। देखिए जी, आर्टिकल 356 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के लिए बात करता है। अगर वहां पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, तो इसमें से वो कौन सी चीज है आपकी पॉसिबल हो पाएगी? द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड, द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय और अंडर एनी अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, द आर्टिकल 19 is suspended in the state,
प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द स्टेट। देखो यहां पे क्या चीज है, असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई है, यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो क्या कर जाएंगे, रिजाइन कर जाएंगे। समझ में आया? और उनकी जगह के ऊपर राष्ट्रपति का शासन हो जाएगा, राष्ट्रपति कानून बनाएगा वहां पे। दूसरी बात यह है, राष्ट्रपति कानून मतलब जो अथॉरिटी होगी, द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति है, पावर जो है स्टेट के अंदर, वो चाहे राष्ट्रपति के द्वारा होगी, चाहे राष्ट्रपति ने कोई बंदा वहां पे अपॉइंट कर रखा है उसके द्वारा करी जाएगी। यस, ये ऑप्शन सही है। आर्टिकल 19 का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दैट स्टेट, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। प्रेसिडेंट कानून नहीं बनाएगा वहां पे, प्रेसिडेंट सिर्फ ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है, कानून नहीं बनाएगा। प्रेसिडेंट जो है अपना जो भी कोई पर्सन वहां पे अपॉइंट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जो चीजें चलेंगी। और प्रेसिडेंट क्यों बनाएगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी ना, पार्लियामेंट, तो यहां पे वो सब चीजें कहां पे बनी गई, तो ऑप्शन ये भी गलत है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और समझ में आया? और समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ, या सिर्फ मैं ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं? है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई फेडरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरेशन? फेडरेशन वर्ड का मतलब ये होता है जहां पे पावर्स डिवाइडेड, डिसेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंटर, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट में, दैट इज कॉल्ड फेडरेशन। और ये पार्ट हमने कहां से लिया है, ये तो यार बच्चा बच्चा भी बता सकता है आप में से। इसमें ये है, हमने कनाडा से इसको बोरो किया है, कनाडा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मोटा मोटे से बात करें, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू और ये सब चीजें ली हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यूके से रूल ऑफ लॉ, सिटीजनशिप, रिट, ये सब कुछ यहां से हमने लिया है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जी। जुडिशरी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है? बताओ ही बताओ जल्दी, मजा आ रहा है मुझे आज, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो इसलिए मजा आ रहा है मुझे ज्यादा। ठीक है, क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि इसीलिए कि चीजें आसान नहीं है जितना तुम समझ के बैठे हो। चाहे कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, जहाँ आप में से कोई बच्चा यूपीएससी दे रहा है, जहाँ आप में से कोई बच्चा कोई छोटा एग्जाम दे रहा है, नहीं, फोन को ऐसे कर लो, टेढ़ा कर लो, अगर नहीं दिख रहा फोन को टेढ़ा कर लो। आइए जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये बिल्कुल सही है जी, हमारे भारत देश में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जब पहला सही है तो मतलब यहां पे डी ऑप्शन नहीं बनेगा, यानी कि डी में 2 3 4 है, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, मतलब पहला तो सही है। अब आओ अगला, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर एट द हेड ऑफ द जुडिशियल हायरार्की ऑफ द स्टेट। भाई स्टेट में सबसे ज्यादा जो हायरार्की में टॉप मोस्ट के ऊपर होती है वो हाई कोर्ट होती है, ना कि सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। जब दूसरा गलत हो गया तो ए ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी ऑप्शन गलत है, ये मैंने आपको समझाया था। कौन? क्योंकि ये राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद गवर्नर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, सी। बट पढ़ते हैं, ए हाई कोर्ट कैन विथड्रॉ ए केस फ्रॉम ए सबऑर्डिनेट कोर्ट and can deal with the case itself if it is satisfied that the case involve a substantial point of the constitutional law। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है,
ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो 1 और 4 तो पहला सही है और चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि हाई कोर्ट जो है वो कभी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस ले सकती है। अगर आपको याद होगा हमने रिट में भी याद किया हुआ है, ये रिट में भी याद किया हुआ है। एक तो हमने पढ़ी थी हेबियस कॉर्पस, एक हमने पढ़ी थी कौन सी है, हेबियस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है और सेरिटोरी है, क्यू वारंटो है, ठीक है, एक मैंडामस है। तो ये वाली अगर हम रिट के मामले में बात करें कि हाई कोर्ट ने विड्रॉ कर लिया केस, वहां से कोई केस ले लिया सबऑर्डिनेट कोर्ट से कि भाई अब आप इसमें डिसीजन नहीं दोगे, हम डिसीजन देंगे, तो इसमें वो कौन सी रिट की बात चली है, वो प्रोहिबिशन की बात चल रही है। कहने का मतलब इसमें कि हाई कोर्ट ने चलता चलता केस वापस ले लिया। समझ में आया आप लोगों को, चलता चलता केस वापस ले लिया। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, 1 और 4, 1 और 4। आओ जी आगे। क्वेश्चन पढ़िए, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री कमेटीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। स्क्रूटिनाइज एंड रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर्स टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स बाय लॉ conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the space of such delegation। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो पावर्स देती है, ये कानून ऐसे हैं, बाय सब रूल्स ये हैं, बाय लॉज ये हैं, संविधान ने बना दी है और डेलीगेट कर दी है पार्लियामेंट ने और एक्सरसाइज करी जाती है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो इनमें से वो कौन सी कमेटी है जो ये काम करके देती है। देखो यार, देखो सीधी सी बात है, कानून बनाने की बात चल रही है यहाँ पे, तो सीधा दिमाग लगाओ भाई, कानून बनाना, इसमें वर्ड कहाँ पे छुपा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, कानून बनाना। तो इसमें ऐसे तुक्का करके भी निकाल सकते थे तुम लोग, बट एग्जैक्ट आंसर इज अगेन सेकंड ऑप्शन, कमेटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यस, ये कमेटी जो बनाई गई थी 1953 में बनाई गई थी, 15 मेंबर्स होते हैं यहाँ पे। बोथ द हाउसेज द कमेटी कंसिस्ट ऑफ द 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स। करूं आगे, चलिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। As per Right to Education Act, to be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of the teacher education। देखिए जी, ये राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं, 2009 का है। अगर उसको क्लास 1 से क्लास 8 तक बच्चों को पढ़ाना है तो उसको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपकी सरकार, स्टेट काउंसिल नहीं है, वो नेशनल काउंसिल है। जो नेशनल काउंसिल ने मिनिमम रिक्वायरमेंट उसको दे रखी है कि भाई ये चीज आपके पास होनी चाहिए, तो वो चीज इसमें चलेगी। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। ये ना जो तुम ये बातें कर रहे हो आर्टिकल 21 ये वो मत करो। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझो, ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा, ठीक है। ये आर्टिकल बाद में बात करेंगे, जब हम बात करेंगे, तो पहले इसको समझो। तो पहला क्या कह रहा है कि स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन चाहिए, नहीं, उसको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो नेशनल काउंसिल वाली चाहिए। पॉइंट समझ में आया? तो पहला ऑप्शन जो है आपका गलत है। दूसरा, एज पर द आरटीई एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस का मतलब 1 to 5, ठीक है। A candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of the Teacher Education Guideline। टीचर एजुकेशन गाइडलाइन जी, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भाई, कि जो आप एग्जाम दे रहे हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सही है। यहाँ पे टीईटी का एग्जाम आपका होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपका क्रॉस होना चाहिए। थर्ड, इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर 5 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ये ऑप्शन गलत है जी, क्योंकि मोर देन 90% वो तो आपके प्राइवेट ही हैं यार,
मोर देन 90% तो आपके प्राइवेट हैं, प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं लोग। पॉइंट समझ में आया? सो आई एम ऑल्सो द टीचर, मैं भी प्राइवेट एजुकेशन में काम कर रहा हूं। सो ऐसा नहीं है कि भाई सारे 5 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो सीधा डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट में, नहीं भाई, 90% ऑफ द केसेस में तो आपके मोर देन 90% जो है वो प्राइवेट है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कहां से आ गए भाई, अपना काम कर रहे हैं। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा गलत है, दूसरा सही है। तो यहां पे क्या बनेगा, सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ओनली। यस, सेकंड ओनली, ओनली सेकंड, यस, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, बस यहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी है। उसका क्वेश्चन का जो इसेंस था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बताइए, ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज। हमारे देश में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, पहले 10 थी, अब 11 हैं, ठीक है। अब वो 11 ड्यूटीज को लागू करने के लिए हमें एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस की जरूरत पड़ती है? नहीं। कैसे नहीं? बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट जस्टिशिएबल। पॉइंट समझ में आया? हम नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर मैं कहूं, अपने देश की बात करूं, भाई मैं, हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज में लिख रखा है जितने भी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगलर रहे हैं उनके रेस्पेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। मैं कर रहा हूं, आप में से 100 लोग हैं वो नहीं कर रहे, चलो ऐसे मान लो आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेरे ऊपर बाध्य है, मेरे को इन्फोर्स किया जाएगा कि इसको रिस्पेक्ट कर, नहीं। पॉइंट समझ में आया? तो हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट जस्टिशिएबल, तो हम उसके ऊपर कानून बिल्कुल भी नहीं बना सकते। पॉइंट समझ में आया? तो दे आर नॉट प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटी, ये ऑप्शन गलत है। दे आर कोरिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, जो कानूनी है उसके साथ कोरिलेट करता है ये चीज? कानूनी तो ये है कि हाँ हमें, लेट सपोज दे आर कोरिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज। लीगल ड्यूटीज में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब एक चीज बताओ, एक हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें लिखा हुआ है पेरेंट्स को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ड्यूटी है, जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं। तो नहीं कर रहे तो ठीक है भाई, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, तो क्या आप इन्फोर्स करवा सकते हैं? नहीं। अगर उनके पास पैसे नहीं तो कहां से पढ़ाएंगे वो? पॉइंट समझ में आया? तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगल ड्यूटीज में हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, गलत। तो अब अगर देखा जाए ये ऑप्शन भी गलत है, तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? डी, बोथ रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया तुम्हें? यस। अगर हम बात करें अब फंडामेंटल ड्यूटीज की, अगर हम बात करते हैं, ये हमने कहां से बोरो किया है? यूएसएसआर, रशिया से। 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से, और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड करी थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग। और एक चीज याद रखना, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट जस्टिशिएबल, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ बताओ। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं लगाई लेकिन तुम्हें दिखाना है मुझे एक चीज। पहले इसको समझो, पहले इसको समझो, इस ये क्वेश्चन को कराओ, इस क्वेश्चन को करो, फिर मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भाई संविधान में इनमें से कौन सी चीज नहीं है?
लिबर्टी ऑफ थॉट, ये तो है, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, ये है। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल दे आर द जस्टिस। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन ये है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ ये है। तो कौन सी चीज नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी। अब दिखाता हूं आपको, ये देख लो कैसे दिखाएं। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। ये दिख रहा है तुम्हें? ये देख लो एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल क्या बताता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वो सब चीजें। जस्टिस जो है वो 3 टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 टाइप की है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी 2 टाइप की है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। और फ्रेटर्निटी 1 टाइप की है, दैट इज अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहां पे ये जस्टिस 3 टाइप, लिबर्टी 5 बार, इक्वालिटी 2 और फ्रेटर्निटी 1। और हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको लिया था 26 नवंबर 1949 को, एंड उसको अडॉप्ट, इनेक्ट और गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following are the circumstances under which an elected member of parliament may be disqualified on the ground of defection? By on the ground of defection हम उसको on ground of defection मतलब हम निकाल सकते हैं। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन जो है वो 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है। 10th शेड्यूल को बाद में समझेंगे, ठीक है? 10वें शेड्यूल को हम बाद में समझेंगे, एंड में क्या होता है। मतलब भाई बस ये याद रखना, ठीक है? 10वें शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, और बस इतना समझना। इस क्वेश्चन के बाद समझाता हूँ क्या है चीज़। तो उसको हटा रहे हैं, तो इस केस में डिफेक्शन में वो कैसे निकल जाएगा? इफ ही वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल भाई, आपके ऊपर इतना खर्चा किया गया है, आपके ऊपर जो है एक पार्टी ने जो है मतलब प्रॉपर आपको दायित्व दिया था, ठीक है? आप जीत गए हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हो, और बाद में कह रहे हो कि मैं छोड़ गया, ऐसे कैसे यार? तो ये आपका डिफेक्शन की बात है, समझ में आया? अगर आप इलेक्शन हार गए हो, बाद में कुछ मर्जी करी जाओ, तुम किसी भी पार्टी में जाओ, अलग बात है। लेकिन अगर आप जीत गए हो, मेंबरशिप आपके पास आ गया, फिर अपनी मर्जी से आपने छोड़ दिया पार्टी, अरे ऐसे कैसे छोड़ दी, तो वो डिफेक्शन है। दूसरा, इफ ही वोट्स और अब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन गिवन और इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी विदाउट प्रायर परमिशन टू द तो ऑब्वियसली बात है, और भाई वो डिफेक्शन का केस है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। तीसरा, इफ ही स्पीक्स अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी, ये नहीं होगा भाई, पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोली जाओ, क्या दिक्कत है? कुछ भी बोल दो, ठीक है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ ही ज्वाइंस ए पॉलिटिकल पार्टी अदर देन द पार्टी ऑन हुज टिकट ही कंटेस्टेड एंड गॉट इलेक्टेड। भाई जिस पार्टी ने आपको टिकट दी, उस पार्टी से आप जीत गए, और फिर बाद में कह रहे हो कि मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूं, यार ये कैसे? ये नहीं, ये भी सही है। तो मतलब ये सारे केसेस डिफेक्शन के हैं। सो 1, 2 एंड 4 इज अ डिफेक्शन केस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 समझ में आया आप लोगों को? यस। अब बात करते हैं ये इसकी एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो बनाया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा बनाया गया, और 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची में बनाया गया था, और राजीव गांधी जी की सरकार के टाइम पे ये बना था। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अमेंडमेंट और आई थी, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें बोला गया था कि जो प्रधानमंत्री होता है अपने मंत्री परिषद में, वो 15% ऑफ द लोकसभा सीटें रख सकता है, लोगों को रख सकता है। ऐसे ही सीएम भी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में
15% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा की सीटें रख सकता है। लेकिन ये जो सेकंड वाली चीज है दिल्ली के केस में एप्लीकेबल नहीं होती। दिल्ली के केस में सीएम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सिर्फ 10% ऑफ द असेंबली सीटें रख सकता है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी। बताइए अगला क्वेश्चन। आईएएस आईपीएस का एबॉलिशन, ये पोस्ट को खत्म कर दो, ये रिकमेंड किया गया था किसके द्वारा? यहां पे जैसे कालेकर कमीशन है, ये वो है जिसके टाइम पे फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात करी गई थी। और देभर कमीशन जो है ये स्केड्यूल्ड ट्राइब कमीशन की बात करी गई थी। खेर कमीशन आपको पता होगा, बीजी खेर, डिलिमिटेशन कमीशन वाले। और राजमन्नार कमीशन जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजमन्नार कमीशन। ठीक है, अरे ठीक है, यहां पे कोई बात नहीं, गलत लिख दिया गया, यहां पढ़ लो, नाम ही है, कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या हो गया, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। जब वो मैं पीपीटी मैं नहीं बनाता, क्वेश्चन मैं सेटअप करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए होते हैं, लेकिन जो ये चीज़ें होती है ना, ये पीपीटी मैं नहीं बनाता, तो थोड़ा बहुत उनसे हो जाता है कभी कभी, तो इतना मैं माफ कर देते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी, राजमन्नार। इनमें से कौन सी चीज है जो कंकरेंट लिस्ट में आती है? कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची, और ये हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो करी थी। और कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट मिलके दोनों कानून बनाते हैं। तो अब बात यह है कि इसमें कंकरेंट लिस्ट में कौन आता है? तो कंकरेंट लिस्ट में आता है इसमें से पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ना 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 ना, ये पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट में, और टैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये देख लो सारी की सारी चीजें जो है, ये आपके जो टैक्सेशन वगैरह हैं वो सारा करेंसी एंड कॉइनेज, बैंकिंग, वॉर, फॉरेन अफेयर्स, ये सब चीजें। ये देखो पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड, ये सारी चीजें जो हैं स्टेट लिस्ट में आती हैं। कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, ये एग्रीकल्चर, लैंड, अडल्ट्रेशन, अडॉप्शन, सक्सेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, और अगर कोई चीज इन तीनों लिस्ट में नहीं दे रखी तो वो दे रखी होती है रेजिडरी पावर्स में, और रेजिडरी पावर्स जो होती हैं वो आपके पार्लियामेंट जाने के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून बनाती है। ओके, एक चीज बताता हूं आपको, 5 कानून, 5 चीजें, 5 सब्जेक्ट को चेंज किया गया था स्टेट लिस्ट से, उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। और वो 5 सब्जेक्ट थे, एक था फॉरेस्ट, जिसको पता है फटाफट लिख के बताए, एजुकेशन, वेट एंड मेजर्स, और क्या था, फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेट एंड मेजर्स, और बताओ 2 रह गए, और 2 और रह गए। कौन कौन सी चीजों को हमने स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में डाला था? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 चीजों को स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में हमने डाला था। समझ में आया? आओ आगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना था। पहली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट जो बनाई गई थी
वो कब बनाई गई थी? डेट इज इन द 1957, 1957 में। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया था, वो किया गया था 1921 में। एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था और नेशनल कैरियर बनाया गया था 1933 में। गोवा को इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1961 में। तो देख लो भाई क्या आंसर बनेगा। अच्छा सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था 1955 में। मैं इंपीरियल बैंक पढ़ गया था। इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में और इंपीरियल बैंक को 1955 में चेंज किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहां पे बताइए इसमें आंसर क्या बनेगा? इसमें बनेगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 1, 4। सी ऑप्शन 3, 2, 1, 4। अरे 1957 है ये, 51 मत समझो इसको, 57 है वो। अरे 3, 2, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सारे बच्चे 3, 1, 2, 4 क्यों लिख रहे हैं? अरे बाद में डिलीट कर देते हो यार, हद होगी है। हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू प्रिवेसी जो है इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और इसमें से बताइए जी स्टेटमेंट कौन सा सही है? बताइए फटाफट से। देखिए राइट टू प्राइवेसी आपको पता है आर्टिकल 21 में आती है, दैट इज राइट टू लाइफ में आती है, ठीक है, राइट टू लाइफ में आती है। आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजन अंडर द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं भाई इसमें नहीं आता, ये तो इक्वालिटी वाला है। 17 अनटचेबिलिटी वाला है और 21 वाला ये बिल्कुल सही है जी, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 24 जो है वो फोर्सफुल लेबर वाला होता है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका? सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following comes under the jurisdiction of both the high courts and the supreme court? भाई कौन सी चीज जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी jurisdiction में आती है? Anyone, किसी को पता हो? जे, both the high courts and the supreme court दोनों के अंडर आती है। डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, देखिए सेंटर एंड द स्टेट का डिस्प्यूट होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास होती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 131 होता है। डिस्प्यूट विद द स्टेट इंटर, गलत गलत। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये सही है जी, क्योंकि सेंटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट में 226 में, तो ये सही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। यार ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, पता नहीं कैसे गलती से लग गया यहाँ पे, बट हम इसको कर लेते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक क्लॉज होता है गैट के अकॉर्डिंग, ये किसी किसी कंट्री को मिलता होता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन टू सम कंट्रीज, सभी कंट्रीज को नहीं देते, कुछ कंट्रीज को हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है बाकी देशों के लिए है तो उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन बना के हम उसके साथ ट्रेड पॉलिसी सेम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती से डल गया, बट मोस्ट फेवर्ड टू सम कंट्रीज, बस इतना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीकर के ऊपर फिर क्वेश्चन आ गया, स्पीकर के ऊपर फिर क्वेश्चन आ गया, बताइए जी। रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज करेक्ट। ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ना भाई ना, ऐसा नहीं है, एमपी है ये बंदा।
ही नीड नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन बट हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस। ये कहां से बन गया? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए ये वर्ड, जो सेकंड पॉइंट है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है। ही लॉसेस हिज ऑफिस इफ द हाउस इज डिसॉल्व्ड बिफोर द एंड ऑफ इट्स नॉमिनल टेन्योर। नहीं, वो अपना ऑफिस तब तक सीट के ऊपर बैठा रहेगा जब तक नया लोकसभा स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाता, जब तक नई लोकसभा इलेक्ट नहीं हो जाती तब तक सीट पे बैठा रहेगा। तीसरा भी गलत है। if he intends to resign, the letter of his resignation is to be addressed to the deputy speaker. Yes, क्योंकि स्पीकर डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला बताइए, लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसमें फटाफट बता दो। फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो किए हैं यूएसए से। नंबर बी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट हमने यूके से बोरो किया है। इमरजेंसी, अगर नहीं दिख रहा फोन को ऐसा कर लो, ऐसे, अगर नहीं दिख रहा फोन को ऐसा कर लो भाई, ऐसा कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मनी बिल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही नहीं है? नॉट करेक्ट। डोंट ऑर्डर मी, डोंट ऑर्डर मी, देन जूम कीजिए। वाई? मैं नहीं कर रहा और मुझे पता दिख रहा है। और मुझे पता दिख रहा है ये। पता नहीं यार कौन सा फोन यूज करते हो तुम लोग हैं? आओ जी, रिगार्डिंग मनी बिल। अरे यार ये क्या हो गया? अरे ये कहाँ डाल दिया इन्होंने? अरे क्या कर दिया ये? साउथ इंडिया, ये क्या है ये नहीं है। चलो हिंदी में पढ़ते हैं, किसी इंग्लिश में समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। किसी बिल विधेयक धन विधेयक तब माना हो जाएगा जब उसमें केवल किसी, हाँ, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर किसी बिल के अंदर जो है टैक्स को इम्पोज किया जाए, बढ़ाया जाए, लगाया जाए, मतलब खत्म किया जाए, सब कुछ इसमें लिखा होता है। यस, इसमें लिखा होता है। दूसरा, धन विधेयक में भारत की संचय निधि एवं भारत की अक्षमता निधि की अभिरक्षा से संबंधित ये सब चीजें होती हैं। इसमें ये बोल रहा है कि जो पैसा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में यहां पे बात आती है, ये भी सही है। तीसरा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है भारत की आकस्मिकता निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के धन के वियोजन से संबंधित है, मतलब वहां से जो पैसा आप निकाल रहे हैं कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालते हैं, नहीं, ये हम पैसा निकालते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा यहां पे। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है, ये मनी बिल जो है वो जो सरकार द्वारा कोई पैसा लिया जाता है, उधार वगैरह लिया जाता है, उसके साथ संबंधित है। बिल्कुल, सरकार जो है कोई पैसा उधार लेती है, देती है, या आपका टैक्स बढ़ाती घटाती है, या कोई इंटरेस्ट हम पे करते हैं,
या फिर कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है, या फिर कोई जितने भी हमारे ऑफिशियल्स होते हैं उनकी सैलरीज वगैरह जो होती हैं वो सब कुछ यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा, क्या आंसर सही बनेगा? नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, और एक बिल को मनी बिल कब कहा जाता है? जब इसके ऊपर स्पीकर के साइन होते हैं। ठीक है, और स्पीकर साइन इज नेसेसरी, आर्टिकल 110 के अंतर्गत ये चीजें देखने को हमें मिलती हैं। और स्पीकर जो है राष्ट्रपति की परमिशन से ये बिल आता है, ये बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है, 14 दिन के अंदर अंदर इसको पास करना जरूरी होता है। लोकसभा की सारी पावर्स इसमें है, राज्यसभा की कोई पावर इसमें देखने को नहीं मिलती। राज्यसभा को ये बिल दिखाया जाता है, राज्यसभा अगर इसमें कुछ बदलाव कर दे तब भी लोकसभा की मर्जी होती है माने या ना माने, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने उस टाइम पे पढ़ा था, ये क्वेश्चन है वो, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द ईच एमएलए इज वेरी फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। ये ऑप्शन सही है जी। एमएलए की वोट स्टेट टू स्टेट वेरी कैसे करेगी? क्योंकि पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन से वेरी करेगी। दूसरी बात ये है सीटों पे वेरी करेगी, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ द एमपीज ऑफ द राज्यसभा। दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है कि जो आपके जी जो वैल्यू होती है वोट्स की वो आपके लोकसभा के मेंबर की ज्यादा होती है। ये ऑप्शन गलत है जी, ये ऑप्शन गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत। दिखाता हूं कैसे। ये देखो, अगर हमने वोट ऑफ एन एमएलए निकालनी हो, ये थोड़ा सा डल दिखेगा, ठीक है, ये डल दिखेगा, मैं खुद कह रहा हूं ये डल दिखेगा, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ एमएलए की निकालनी हो तो भाई जितनी पॉपुलेशन है आपकी स्टेट की, टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट की है उसको डिवाइड कर दो जितने आपके उस असेंबली से इलेक्टेड मेंबर हैं। टोटल इलेक्टेड मेंबर जो उस जगह की असेंबली से हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके एक एमएलए की वोट आ जाएगी जो वेरी करेगी, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन वेरी करेगी और उनके इलेक्टेड मेंबर वेरी करेंगे। ओके, दूसरी बात करते हैं हम लोग एमपी की। अगर हमने वोट निकालनी हो तो उसमें क्या होता है कि जितने एमएलएज की वोट आ गई, जो यहां से वोट कैलकुलेट हो जाएगी, तो वो वैल्यू ले लो यहां पे और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट से। टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं? 543 एंड 233, उसको ऐड कर दो, उसको ऐड करके यहां पे डिवाइड कर दो 776 से, तो वो एक एमपी की वोट आ जाएगी। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे हम कोई अलग अलग से वोटें नहीं निकाल रहे, अलग अलग से सीटें नहीं निकाल रहे, मतलब वोट नहीं निकाल रहे। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना प्लीज। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है यहां पे। Number 1, it is binding on the Supreme Court to give its opinion on any matter referred to by the President. सुप्रीम कोर्ट के पास बाइंडिंग है कि अगर कोई चीज आ गई उसके पास एडवाइस की तो वो राष्ट्रपति को एडवाइस देगा। बिल्कुल सही है कि ये ऑब्लिगेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो है आर्टिकल 143 में आती है। ये अलग बात है कि राष्ट्रपति को जो एडवाइस मिली है वो माने या ना माने, वो अलग बात है, वो एक अलग बात है। तो ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नंबर 2 की बात करते हैं। द फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर्स
एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, वो उसकी सारी चीजों को सुनता है, ये ऑप्शन गलत है। नंबर 3, द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन ए रेफरेंस अंडर द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ऑप्शन सही है कि भाई वो बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है कि वो अपनी एडवाइस देगा, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो बात माने या ना माने। तीसरा ऑप्शन सही है। नॉट मोर देन वन रेफरेंस एट ए टाइम कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। कितनी मर्जी एडवाइस मांगो आप, 1 and 3, ऑप्शन क्या बनेगा जी 1 and 3, ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 and 3। ये भी बताना है आपको, एग्जिट पोल, अभी इलेक्शंस हो गए हटे हैं, एग्जिट पोल के ऊपर क्वेश्चन डाला है मैंने ये, तो एग्जिट पोल के लिए क्या ऑप्शन सही है। आपको पता है कि एग्जिट पोल में क्या होता है, जब इलेक्शंस खत्म होते हैं एग्जिट पोल आते हैं तो लोगों से पूछा जाता है, सर्वे किया जाता है किसको किसने वोट डाला, कैसे वोट डाला, तो उसके बाद हर पार्टी के एक नंबर्स घोषित किए जाते हैं, यहां से ये जीतने वाला है, वहां से ये जीतने वाला है, तो नंबर हमें दिखाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जिट पोल, कि हाँ ये ऐसे जीतेगा, ये ऐसे जीतेगा, इसके पास इतनी सीटें आएंगी वगैरह वगैरह। तो अब क्वेश्चन ये है एग्जिट पोल के लिए यहां पे स्टेटमेंट कौन सा सही है। ये टर्म यूज करी जाती है टू डिनोट ए पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ द वोटर्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट इन हुज फेवर दे हैड एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, मतलब वो अपनी वोट किसके हक में डाली है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल, भाई ओपिनियन एक अलग चीज है, एग्जिट पोल एक अलग चीज है। एग्जिट पोल एक डिवाइस है जो कि एग्जैक्टली प्रिडिक्टेड होता है, नहीं, इस बार का इलेक्शन देख लो। एग्जिट पोल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस है, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या बनेगा जी 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम अगेन क्वेश्चन आपका स्पीकर के ऊपर फिर डाला मैंने क्वेश्चन, ये भाई स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आएगा इस साल, मैं बता रहा हूं तुम्हें, स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to a member of the Assembly। भाई कहने का मतलब ये है, अच्छा इसमें क्या पूछा है स्टेटमेंट, मतलब इसमें स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज और ऑफिस इफ ही और शी टू बी ए मेंबर ऑफ द असेंबली। भाई बिल्कुल सही है। देखो अगर वो मेंबर नहीं है तो भाई उसको छोड़ना पड़ेगा हाउस, सीधी सी बात है, अगर वो मेंबर नहीं है तो उसको छोड़ना पड़ेगा हाउस, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately। नहीं, ये तब तक सीट के ऊपर बैठा रहेगा जब तक न्यू लोकसभा इज इलेक्टेड, टिल ए न्यू लोकसभा इज इलेक्टेड। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, तो फर्स्ट ओनली इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ओनली 1। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि इस साल स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आएगा पेपर में, अच्छे से पढ़ के जाना स्पीकर को। चलिए लॉ एंड लिबर्टी के ऊपर है क्वेश्चन है जी, इसका रिलेशनशिप बताइए। देखिए लॉ मतलब कानून, लिबर्टी मतलब आजादी। आजादी है हमारे भारत देश में भाई, आप कहीं पे भी जा सकते हो, आ सकते हो, बोल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तुम भी कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ बोलते रहते हो, ठीक है, कुछ अच्छी बातें भी बोल देते हो, कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें भी बोल देते हो, कुछ बहुत ही गंदी बातें भी बोल देते हो, ठीक है। तो लिबर्टी है भाई, ठीक है, कुछ मर्जी बोलो। अब बात यह है अगर इस चीज के लिए कानून आ जाए तो वो लिबर्टी रहेगी एक सर्टन टाइम तक, जब तक वो चीज मेरे ऊपर पर्सनल नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि अगर लॉ है तो ज्यादा लिबर्टी है। अगर हम लेट सपोज लिबर्टी छोड़ दे, भाई किसी को कोई भी मार जाएगा ऐसे तो, ठीक है भाई, लिबर्टी है, आजादी है, कुछ भी करो, फ्रीडम है, सब कुछ फ्रीडम अगर है, लॉ के अंदर ही फ्रीडम है आपको, आप कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो भाई कुछ भी, ठीक है। अगर कानून ही नहीं होगा, अगर उस चीज के लिए कानून ही नहीं होगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये वाली चीज भी हमें फ्रीडम में मिलती है, ठीक है, ये चीज हमें फ्रीडम में है। तो अब बात ये है कि कौन सा पॉइंट यहां पे बिल्कुल सही है। इफ देयर आर इन योर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, ना 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 ना, अगर लॉ होगा तो लिबर्टी होगी। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, यस दिस इज द करेक्ट वन। इफ देयर इज लिबर्टी लॉ हैज टू बी मेड बाय द पीपल, ना। इफ लॉ चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज टू इन डेंजर, गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बी, अगर आपके पास कानून नहीं है तब तक कोई लिबर्टी नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर बी, नो लॉज नो लिबर्टी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस। ये बिल्कुल सही है जी, आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है। ठीक है, देखो तुम्हारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है और वो इस तरीके के क्वेश्चन फेस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फेस करेंगे तो करना क्या है आपको, जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते होते हो ना, तो पहले तो देखा करो करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, ये पहले नजर ये डालनी है। फिर ऊपर देखा करो कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी गलत है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो उस पर टिक लगा दो, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो उस पर क्रॉस लगा दो। ये स्टेटमेंट अगर सही है तो टिक लगा दो, गलत है तो क्रॉस लगा दो। फिर क्या करना है, फिर नीचे जाना है। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। अच्छा पहली ऑप्शन सही है तो भाई यहां पे 1 ओनली बनेगा। अच्छा दोनों ऑप्शन सही हैं तो 1 और 2 बनेगा। ऐसे करके टिक करना, गलती मत कर देना पेपर में हड़बड़ाहट में। ठीक है, क्योंकि होती हैं ये चीजें, मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो यहां पे हम बात कर रहे थे, पहला ऑप्शन तो आपका जो है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है, ये आर्टिकल 361 में है। दूसरा, जितनी भी उसकी सैलरीज हैं, अलाउंस हैं, अलाउंसेस जितने भी होते हैं गवर्नर के, वो उनके टर्म ऑफ ऑफिस में कम नहीं किए जाते। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है आर्टिकल 158 में। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है जी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following electoral systems have been adopted for various elections in India? Electoral systems have been adopted for various elections in India. बताइए जी। सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, ये सही है यार, आपको पता है जो हमारा वोटिंग का अधिकार है आर्टिकल 326, वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और 18 साल वाला और 18 प्लस वाला वोट कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा सिस्टम, ये भी ऑप्शन सही है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी ऑप्शन सही है। लिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शन ना, लिस्ट सिस्टम हमारे देश में नहीं चलता। कम्युलेटिव सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये भी नहीं चलता। अप्रत्यक्ष चुनाव जो होते हैं वो हमारे चुने हुए लोग करते हैं, उसकी कोई प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा 1 and 2, 1 and 2। कोई लिस्ट सिस्टम नहीं है, कोई कम्युनिटी सिस्टम नहीं है इनडायरेक्ट इलेक्शंस का। इनडायरेक्ट इलेक्शंस जैसे आपके किसके हो गए, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया और राष्ट्रपति का हो गया, हमारे चुने हुए लोग वोट कर रहे हैं आगे, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनिटी सिस्टम है, उसमें कोई जो है मतलब प्रॉपर आती हैं चीजें, पता ही है भाई इलेक्टेड वोट करेंगे हमारे। तो ऑप्शन क्या बनेगा 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ के बारे में बताइए जी। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के बारे में आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहां पे सही है। लिमिटेशन ऑफ पावर, यस, ऐसा ना हो कि आपकी पावर, जो बंदे भाई पावर में बैठे हैं वो अनलिमिटेड पावर यूज करते रहे, नहीं। कानून का मतलब पावर ये है, ये ऑप्शन सही है आपका। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी ऑप्शन सही है। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ना, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तभी हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में बात करी थी ना, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। लिबर्टी एंड द सिविल राइट्स, बिल्कुल भाई आपकी लिबर्टी है, अभी बात करी थी, सिविल राइट्स हैं आपके, ये अभी बात करी थी हमने। सो 1 to 4 इज द करेक्ट आंसर, 1 to 4, ऑप्शन नंबर सी। रूल ऑफ लॉ का मतलब लिमिटेशन ऑफ पावर्स भी होता है। अगर हमने बात करी थी ना, देयर आर नो लॉज नो लिबर्टी, हमने बात करी थी, तो ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट हो गया हमारा। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनेगी नहीं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ का ही मतलब है। लिमिटेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये हो गया कि जो पावर में बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, जहां हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, ऐसा नहीं है कि अगर ये पावर में आ गए तो लॉ से बाहर होकर कुछ काम कर लेंगे, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। जनता जवाब देती है, जनता जवाब देगी, जनता जवाब मांगेगी और मांगती है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या बनेगा 1 to 4।
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे हम बात करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपैलिटी वगैरह की बातें करते हैं हम लोग, तो ये बेस्ट एक्सप्लेन्ड किस सेंस में होते हैं? फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दे आर द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको बताना है, कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन। देखो जैसे हमने बात करी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिशिएबल, नॉट इन्फोर्सेबल, सेम डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिशिएबल, नॉट इन्फोर्सेबल। तो यहां पे दे आर लिमिटेशन अपॉन द लेजिस्लेटिव फंक्शन, दे आर लिमिटेशन अपॉन द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ना भाई, ये किसी चीज के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं आपके गलत हैं, दोनों ऑप्शन आपके गलत है, नीदर वन नॉट टू। ऑप्शन नंबर डी। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई लिमिटेशन अगर डालता है, तो डालता कौन है? दे आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं लेजिस्लेटिव, कानून हमारे दायरे के अंदर ही बनेगा। कानून जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा हमारे दायरे के अंदर बनेगा, हमारे मतलब लोगों से उनकी चीजें ना छीन ली जाए, लोगों से उनकी पावर ना छीन ली जाए, लोगों की उनसे फ्रीडम ना छीन ली जाए। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज द इनकरेक्ट वन, नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू। जो पार्लियामेंट है वो हमारे जो मंत्री परिषद है उसके ऊपर कंट्रोल कैसे रखती है? अर्जेंटमेंट मोशन, क्वेश्चन आर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। देखिए अर्जेंटमेंट मोशन क्या होता है कि अगर कुछ पब्लिक अर्जेंट इंपॉर्टेंस के लिए कोई चीज आ जाए तो भाई बीच में टोक दिया, अर्जेंट इंपॉर्टेंस, ये इसको डिस्कस किया जाए, ये बिल्कुल सही है जी। पूछा जाएगा मंत्री परिषद से भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ। दूसरा क्वेश्चन आर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी सही है जी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, भाई आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप सप्लीमेंट्री दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, यस। ये तीनों चीजें हैं जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर नजर रखी जा सकती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जवाबदेही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्या बनेगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 1, 2, 3 इज द राइट आंसर, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। भाई आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो नॉमिनेशन कैसे फाइल करोगे? आप देश के किसी कॉर्नर में रह रहे हो तब फाइल कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ए रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका घर होना चाहिए वहां पे, नहीं, वो आप वहां के रेजिडेंट होने चाहिए, नहीं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, यस। मतलब आपका उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो इलेक्टोरल रोल बनेगा जिसमें आपके वोट देने के नाम बनेंगे कि हाँ ये लोग वोट देंगे यहाँ पे, उसमें नाम होना चाहिए, वहां से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया गलत। तो ऑप्शन नंबर सी, ये ध्यान से समझ के करो, ये क्वेश्चन पढ़ना, ये क्वेश्चन आएंगे, समझ में आया? तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। भाई आपका उसके अंदर जो नाम है वो सूची में आपका नाम होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होना चाहिए। ऑप्शन क्या बनेगा जी? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बताओ।
In the election of the Lok Sabha or the State Assembly, the winning candidate must get at least a 50% of the votes polled to be declared elected. बिल्कुल सही है जी। जाने के अगर लेट सपोज वहां की पॉपुलेशन जो है 1 लाख पॉपुलेशन वोट करेगी, उसमें से 70,000 लोगों ने वोट किया, 70,000 में से जिसके पास 35,001 वोट आ गई वो जीतेगा। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जितनी वोट पोल करेगी उसका 50% उसके पास होना चाहिए। ये सही ऑप्शन है आपका, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड। अरे नहीं, अरे नहीं भाई, नहीं, एटलीस्ट 50% नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। वो राष्ट्रपति के केस में था 50% +1 वाला। इसमें तो भाई जिसके पास ज्यादा आगे वोट है वही। अगर 100 वोट है, अगर उसमें हमने ABCD बनाया था ना, और B के पास हमने बात करी थी 35 सीट्स आ गए, 35 वोट आ गए, वो जीत जाएगा। मतलब 50% इज नॉट नेसेसरी, 50% इज नॉट नेसेसरी, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरी बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर टू द ऑपोजिशन। ये ऑप्शन भी गलत है। पहली बात तो मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, नो डाउट स्पीकर की जो पोस्ट होती है वो मेजोरिटी पार्टी की होती है और डिप्टी स्पीकर की जो होती है वो ऑपोजिशन पार्टी की होती है। ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये चीज जो है संविधान में नहीं लिखी गई, ये एक कॉन्वेंशन है। कॉन्वेंशन जैसे हम कहते हैं ना रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज हैं भाई, हमारे रीति रिवाज हम चलते आ रहे हैं, वो लिखा गया है किसी को नहीं पता, बस हमारे पूर्वज हमें बताते चले गए, हम करते ही चले गए। तो सेम विद द संविधान कि जो आपकी स्पीकर की पोस्ट है वो मेजोरिटी पार्टी की होती है और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है ऑपोजिशन की होती है। ये कन्वेंशन है, ये लिखा नहीं गया संविधान में। पॉइंट समझ में आया? तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके गलत है, कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। समझ में आया? संविधान में लिखा नहीं गया, कन्वेंशन जरूर है, ये चीज ध्यान रखना, ये कन्वेंशन है। ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये लिखा हुआ है इन्होंने टू द प्रोविजन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने संविधान लिख दिया कि संविधान में दिया गया है, नहीं संविधान में नहीं दिया गया। ये ध्यान रखना है चीज को। राइट टू वोट क्या है हमारा? राइट टू वोट आपको पता है आर्टिकल 326 में है। जब राइट टू वोट आर्टिकल 326 में है भाई, वो हमारा क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशन राइट, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर वहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं आता तो आपको लीगल राइट को टिक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं और एक ऑप्शन आ जाता है बोथ सी एंड डी, तो देन फिर आपको टिक करना पड़ेगा बोथ सी एंड डी। अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा सी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन है जी, बताइए आंसर क्या बनेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी, ये गलत है, ये 3 मेंबर बॉडी है, हमने डिस्कस किया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड करती है इलेक्शन का शेड्यूल, नहीं यार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है ये। तीसरा, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट मर्जर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पार्टी टूट गई है, जुड़ गई है, ये ऑप्शन सही है जी आपका, वो इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी, थर्ड ओनली, दैट मींस डी, थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ओनली। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? देखिए, 2 वर्ड होते हैं, एक जुडिशियल रिव्यू, एक होता है जुडिशियल एक होता है जुडिशियल रिव्यू, एक होता है रिवाइजरी यूरिसडिक्शन। रिवाइजरी यूरिसडिक्शन, ये दोनों टर्म समझने जरूरी हैं, ठीक है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से बोरो किया है और आर्टिकल 13 में आता है, और ये रिवाइजरी यूरिसडिक्शन जो है आर्टिकल 137 में आता है। देखो, अगर लेट सपोज हमारे देश में कोई कानून बना हुआ है 1950s का, अब चल रहा है हमारा 2024, तो आज उस टाइम का कानून आज के लिए वैलिड है या नहीं है, तो इसकी वैलिडिटी अगर हमने चेक करनी है कि हाँ आज वैलिड है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट, देन हम जाएंगे जुडिशियल रिव्यू में। पॉइंट समझ में आया? तब हम जाएंगे जुडिशियल रिव्यू में। अगर लेट सपोज सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, तो अगर वो कोर्ट जो है अपने डिसीजन को दोबारा से चेक करके नया डिसीजन देती है, तो दैट इज कॉल्ड रिवाइजरी यूरिसडिक्शन। तो दोनों में गड़बड़ मत कर जाना पेपर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉज एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। यस, ये बिल्कुल सही है जी, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया।
पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, संवैधानिकता है या नहीं है। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर राष्ट्रपति शासन हमारे देश में लग जाता है तो कौन सी चीज नेसेसरी नहीं है कि, अब देखो इसने क्या बोला, नॉट द नेसेसरी। अब दिमाग में पहले ये लेके चलो, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या होगा। नॉट तो हम बाद में देखेंगे, पहले देखो होगा क्या। पहला पॉइंट क्या कहता है, डेजिग्नेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये नहीं होगा यार, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करके जाएंगे, असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। पॉइंट समझ में आया? ये ध्यान रखना है आपको। नंबर 2, रिमूवल ऑफ द काउंसिल, यस ये रिमूवल तो होगा। डेजिग्नेशन ऑफ द लोकल बॉडीज, ये भी कहां से हो जाएगा, नहीं होगा। अब क्वेश्चन पूछा है नॉट नेसेसरी, भाई नॉट मतलब इनकरेक्ट कौन सा है, तो 1 और 3, तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा, बी, 1 और 3। ये हमने डिस्कस भी किया है यार, ये डिस्कस भी किया है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पे जाना है। आर्टिकल 23, 24 में बात आती है। 23 आपको पता है कि वो बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगर, जबरदस्ती करवाना, ये बीफ मंगवाना वगैरह। 24 वाला फैक्ट्री में नहीं जाने देता 14 साल से बच्चे को, कम को। तो अब बात यहां पे देखो जी क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ये सही है, ये आर्टिकल 23 है। ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी गलत है, ये 17 नंबर आता है, फ्रीडम में है ये, ठीक है, सॉरी इक्वालिटी में आता है। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज गलत है, ये आपका 25 से 28 आता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सही है जी, आपका ये 24 नंबर आर्टिकल है। सो 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा, सी, 1 और 4, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो तुम बता दोगे यार, ये मैंने डिस्कस कर लिया तुमसे, वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला ही टाइप है ये आंसर फटाफट बताओ, ये फटाफट से आंसर बताओ, कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, फटाफट बताओ। मैं इसको समझाऊंगा नहीं, इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, ऑप्शन समझाऊंगा मैं, सारे क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, सारे पॉइंट नहीं समझाऊंगा तुम्हें। उसका रीजन है क्योंकि ये पूरा डिटेल में हमने समझा है, आज के लेक्चर में ही हमने समझा है। ऑप्शन नंबर बता दो, ए बी सी डी में बताओ फटाफट से। यस, ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन नंबर सी ऑलरेडी दे रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा सी। कैसे? दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप बताएंगे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म जो हमने कनाडा से बात करी थी, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वगैरह वगैरह। तो इसमें कौन सा फीचर नहीं है हमारे देश में, इज नॉट ए फीचर, ये इज नॉट ए फीचर लिखा हुआ है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, यस हमारे भारत देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है। पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, यही भी बिल्कुल सही है। फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, ये भी बिल्कुल सही है यार। देखो ये तो पता है आपको, राज्यसभा के अंदर जो सीटें हैं वो अनइक्वल हैं, डिवाइडेड की हुई, ये बिल्कुल सही है आपका पॉइंट। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ठीक है। इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द, नहीं भाई नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारे देश में, एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है। हमारी जो स्टेट्स जुड़ी हुई हैं वो बाध्य हैं कि उनको जुड़ना है, ठीक है, वो अगर जुड़ी हुई हैं तो उनको बाध्य है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दी गई है। अगर वो हमारे देश से अलग होना चाहे वो नहीं हो सकते, जो राज्य है वो अलग नहीं हो सकते। राज्य को तोड़ के 2-4 जितने मर्जी बनाओ, और एक राज्य को जोड़ के 2-4 बनाओ, 4-5 को जोड़ के 1 बनाओ, वो कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है, देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी स्टेट जो है वो अलग हो चल के निकल जाएगी, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। पॉइंट समझ में आया? तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, डी, ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज नॉट द फीचर, गॉट इट।